नमस्ते। सदा खुश रहो बिटिया। आई जीविन डॉक्टर एल के शर्मा, प्रोफेसर, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर। आज का हमारा विषय है सार्वजनिक निगम। सार्वजनिक निगम का अर्थ होता है निरंतर चलने वाला व्यवसाय। लोक शब्द का अर्थ सार्वजनिक या सरकार से लिया जाता है, अर्थात लोक निगम सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं। सरकार द्वारा उद्योगों को सार्वजनिक उपक्रम भी कहा जाता है। इन उपक्रमों के संचालन की समस्या सरकार के सामने होती है। इसका एक तरीका है निगम प्रणाली। W.A. रॉबिन्सन ने लोक निगमों को 20वीं सदी का सबसे बड़ा संवैधानिक नवीनता कहा है। सार्वजनिक निगम की परिभाषाएं। डिमॉक किसी वित्तीय या व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यपालिका, केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकार द्वारा स्थापित उपक्रम लोक निगम है। रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं उनके द्वारा लोक निगम सरकारी जामा पहने ऐसा निकाय है जिनमें निजी उद्यमों की विशेषता, प्रेरणा, लोचशीलता पाई जाती है। पिफनर अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने की प्रणाली को लोक निगम कहते हैं। सार्वजनिक निगम की आवश्यकता। आधुनिक औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक क्रियाओं को बहुत बड़ा महत्व दिया है। निजी पूंजी को महत्व बढ़ने लगा। ऐसे समय में साम्यवाद विकसित होने लगा जिसकी मांग थी कि आर्थिक साधनों पर सामूहिक स्वामित्व हो। इस मांग से समाज को बचाने के लिए पूंजीवादी राष्ट्रों ने बीच का रास्ता तराशा। यह था सरकार द्वारा आम जनता से संबंधित उत्पादन सेवाओं को सरकारी स्वामित्व में लेना, शेष निजी हाथों में बने रहने देना। सरकार उत्पादन सेवा से संबंधित कार्यों के लिए उनकी पूर्ति के लिए धन आदि की व्यवस्था हेतु अनेक उद्यम स्थापित करने लगी। इन उद्योगों को का प्रबंधन संचालन करने की समस्या सामने आई, अर्थात कौन चलाए और कैसे चलाए। विभाग चलाए, सरकारी कंपनी चलाए, सरकार किसी कंपनी को ठेके पर दे या निजी उद्यमियों के साथ मिलकर इनका संचालन करे, या विभाग के अधीन लेकिन उसे स्वतंत्र निगम प्रणाली अपनानी जाए। सरकार के निगम प्रणाली के बाद भी अपनाई और अधिकांशतः इस प्रारूप को अन्य उपायों के साथ प्रयुक्त किया गया। सार्वजनिक निगम के प्रकार। सामान्यतः सार्वजनिक निगम के 3 प्रकार होते हैं। पहला राजकीय निगम, जिसे हम अंग्रेजी में स्टेट कॉरपोरेशन बोलते हैं। इन्हें सरकारी या लोक निगम भी कहा जाता है। ये सरकार द्वारा स्थापित होते हैं जिनकी पूंजी संपूर्ण रूप से सरकार की होती है। अंततः सरकार का ही संपूर्ण नियंत्रण इस पे होता है, जैसे ONGC। दूसरा मिश्रित निगम, इसमें सरकारी और निजी दोनों की पूंजी लगी होती है। नियंत्रण किसका होगा यह प्रत्येक के अंश पर निर्भर करता है। वैसे सरकार अपना अंश अधिक रख करके नियंत्रण रख लेती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम में सरकार का बहुत कम अंश होने के कारण उसका नियंत्रण उस पर नहीं हो पाता है। निजी निगम या व्यक्तिगत निगम, प्राइवेट कॉरपोरेशन और पर्सनल कॉरपोरेशन, यह निजी उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है, जैसे टाटा कॉरपोरेशन, सिंधिया नेविगेशन, ओबरॉय होटल। यह वास्तवतः निगम का प्रकार है परंतु लोक निगम का नहीं है। भारत में निगम 3 प्रकार के होते हैं। संसद द्वारा स्थापित, संसद अधिनियम बनाकर लोक निगमों की स्थापना कर देता है। कार्यपालिका द्वारा, मंत्रिमंडल अपने निर्णय द्वारा लोक निगमों को स्थापित कर सकती है, जैसे ONGC 1994 से कंपनी प्रारूप में है। निजी क्षेत्र के निगम जैसे टाटा कॉरपोरेशन। सार्वजनिक निगम के क्षेत्र या उद्देश्य। लोक निगमों का गठन सरकार निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करती है, जो इस प्रकार से है। साख की व्यवस्था। सरकार औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक तथा अन्य विकास कार्यों के लिए जनता की पूंजी का इस्तेमाल करने के उद्देश्य को लेकर लोक निगमों की स्थापना करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम सामाजिक हित के साथ ही साख सुविधा जुटाने के दोहरे उद्देश्य से गठित निगम है। औद्योगिक विकास हेतु, औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण, उन्हें आधारिक संरचनाओं के विकास तथा उद्योग की स्थापना हेतु वित्तीय साख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास निगम आदि स्थापित किए जाते हैं। क्षेत्रीय विकास निगम, किसी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को निगम पद्धति के माध्यम से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे निगम भी स्थापित किए जाते हैं जो बहुउद्देशीय होते हैं, जैसे दामोदर घाटी या टेनिस घाटी निगम। जनहित संबंधित सेवाओं को प्रदान करना। अनेक लोक निगम सरकार द्वारा जनहित से जुड़ी ऐसी गतिविधियों को संचालित करने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं जो या तो निजी क्षेत्र करना नहीं चाहते या उसकी लागत अधिक आती है। उदाहरण के लिए सरकार ने औषधि निर्माण, साइकिल निर्माण, अनाज भंडारण आदि के लिए अनेक निगम स्थापित किए हैं। रक्षा संबंधी उत्पादन। सरकार ने रक्षा इकाइयों के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन हेतु सार्वजनिक उद्यमों की स्थापना की है। इनमें से कुछ एक का प्रबंध लोक निगम पद्धति द्वारा हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। देश के भीतर उपलब्ध खनिज
तेल आदि के दोहन के लिए भी लोक निगमों की स्थापना की गई है। स्पष्ट है कि लोक निगमों की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य सरकारी स्वामित्व के में विभिन्न सेवाओं वस्तुओं का इस प्रकार उत्पादन करना है कि निजी पूंजी के स्थान पर सार्वजनिक पूंजी का प्रयोग हो और विस्तार हो। सार्वजनिक निगम की उपयोगिता। लोक निगमों के अनेक लाभ हैं। इसकी सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंध में उपयोगिता का प्रामाणिकता है। जैसे संचालन संबंधी लाभ। लोक निगम अपने संचालन में राजनीति हस्तक्षेप, कठोर प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त होते हैं। वह अपनी आंतरिक नीति स्वयं तय करते हैं, समय अनुकूल परिवर्तन कर सकते हैं और दैनिक संचालन हेतु कोई भी निर्णय नीति अनुकूल ले सकते हैं। इस प्रकार उनमें नौकरशाही की कठोरता के स्थान पर निजी व्यवसाय की लोकशीलता पाई जाती है, जो उनके संचालन को सुगम बनाती है। प्रशासकीय लाभ। अपने कार्मिकों को प्रशासन में स्वायत्तता। लोक निगम आवश्यकतानुसार रूप विशिष्ट योग्यताधारी तकनीकी परिचित विशेषज्ञों को नियोजित कर सकता है। सरकारी सेवा शर्तों से मुक्त निगम के कार्मिकों में अधिक कार्यकुशलता पाई जाती है। उन पर निगम का पर्याप्त नियंत्रण बना होता है। आर्थिक लाभ। निगम को काफी हद तक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, अतः वह अपने स्वयं का बजट बनाता है जो लागत लाभ की प्रभावकारिता पर आधारित होता है। निगम का संचालन आर्थिक मितव्ययता की दृष्टि से किया जाता है। सामाजिक लाभ। लोक निगम का प्रमुख उद्देश्य है सेवा देना। यह अपने कार्यों को जनहित की दृष्टि से संचालित करता है, लोगों के भले के लिए कार्य करता है। इनके माध्यम से सरकार मूल्य नियंत्रण करती है और जनोपयोगी वस्तुओं तथा आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित करती है। इनके माध्यम से हजारों लाखों कार्मिकों को रोजगार के अवसर सुलभ होते हैं। वस्तुतः लोक निगम लोकहित और व्यावसायिक कार्यों संचालन दोनों के मध्य उचित संतुलन कायम करने वाली एक अति उपयोगी सरकारी कार्य पद्धति है। सार्वजनिक निगम के दोष। सार्वजनिक निगम के दोष एवं सीमाएं निम्न प्रकार है। इनमें परिस्थिति उन्मुखता का अभाव पाया जाता है। वस्तुतः परिस्थिति में परिवर्तन के अनुरूप लोक निगम की संरचना और कार्य प्रणाली में परिवर्तन नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा मात्र संसद ही कर सकती है और संसदीय प्रक्रिया अत्यंत जटिल और समय साध्य होती है। इनमें विभागीय नियंत्रण और प्रबंध की स्वायत्तता के मध्य संतुलन की समस्या पाई जाती है। मंत्री का नियंत्रण नीति प्रश्नों पर होता है, जबकि निगमीय स्वायत्तता दिनादिन प्रबंधन पर होती है। लेकिन कौन सा प्रश्न नीति का है और कौन सा प्रश्न आंतरिक प्रबंध का है, यह तय करना बहुत मुश्किल है। इसमें अस्पष्टता से निगम के आंतरिक मामलों में भी मंत्री हस्तक्षेप करते हैं, जिससे निगमीय स्वायत्तता सीमित हो जाती है और कार्यकुशलता बाधित हो जाती है। निगमों के प्रबंध मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशकों के माध्यम से भी सरकारी हस्तक्षेप आ जाता है। लोक निगमों एवं सरकारी विभागों के मध्य कार्य क्षेत्र का विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिससे समन्वय की समस्या खड़ी जाती है। इसमें घाटे या गबन की प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें भी सरकारी लालफिताशाही और अकार्यकुशलता के दोष पाए जाते हैं। कुछ आलोचकों के अनुसार इनके माध्यम से कुछ हाथों में महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति पहुंच जाती है, जबकि उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं होता है। वस्तुतः देखा जाए तो उपयुक्त में से अधिकांश दोष निगम पद्धति के नहीं है, अपितु बाहरी हैं, जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप इत्यादि। भारत में सार्वजनिक निगमों के दोष। इस दिशा में सरकार ने 2 समितियां भी गठित की थी, एडी गोरावाला समिति और एमसी छागला समिति। गोरावाला समिति लोक निगमों की स्वायत्तता पर गठित हुई थी, जबकि छागला समिति मुंद्रा कांड को लेकर जीवन बीमा निगम की कार्यप्रणाली पर सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। इसके निष्कर्ष निम्नलिखित थे। विभाग निगमों की स्वायत्तता को ही सीमित कर रहे हैं बार बार हस्तक्षेप के द्वारा। मंत्री नीति के आड़ लेकर आंतरिक कार्यों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। अतः ये सब जानकारी, प्रमुख जानकारी जो है वो सार्वजनिक निगम के बारे में थी। धन्यवाद।